हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण लेकिन विवाद हल करने की जरूरत। पीएम मोदी ने खुद चीन को लेकर, राम मंदिर को लेकर, क्वाड बैठक को लेकर, यहां तक कि धारा 370 को लेकर बड़ी बातें कही है। दोस्तों सुनवाएंगे आपको, साथ ही बताएंगे कनाडा के चुनाव में भारत ने नहीं किया था हस्तक्षेप, रिपोर्ट में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। अब ट्रूडो क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के बाद? तो वहीं इसी महीने पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क, प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे मुलाकात, फिर होगा ये सबसे बड़ा ऐलान। तो वहीं दिल्ली में क्या लगेगा राष्ट्रपति शासन, और साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज हुई है शिकायत। बताएंगे क्या है मुद्दा, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चीन मुद्दे पर पीएम मोदी जी की दो टूक कहा, चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है लेकिन विवाद हल करने की है जरूरत। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को दो टूक जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध महत्वपूर्ण है लेकिन पहले सीमा विवाद को हल करने की आवश्यकता है। प्रमुख मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यह बातें कही। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, उसको लेकर खुलकर बात की। न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि घाटी में बंद विरोध पथराव अब अतीत की बात है, ये हिस्ट्री बन चुकी है, प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी आपको बता दें, विस्तार से भारत चीन संबंध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देश सीमा विवाद पर सकारात्मक और रचनात्मक माध्यम से अपनी सीमाओं पर शांति बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, यह मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है। द्विपक्षीय स्तर पर सकारात्मक दिशा में बातचीत भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। तो वहीं राम मंदिर को लेकर सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि श्री राम का नाम भारत की राष्ट्रीय चेतना है। पीएम ने कहा, भगवान राम के जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की रूपरेखा तय की है। उनका नाम हमारी पवित्र भूमि की लंबाई और चौड़ाई में गूंजता है, इसीलिए 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान के दौरान मैंने तीर्थ यात्रा की। वे स्थान जहां श्री राम के पद चिन्ह है, श्री राम हम सभी के भीतर पूज्य स्थान रखते हैं। तो वहीं क्वाड को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संगठन का उद्देश्य किसी देश के खिलाफ नहीं है। पीएम मोदी ने दावे के साथ कहा कि क्वाड समान विचारधारा वाले देशों का एक समूह है जो सकारात्मक एजेंडे पर काम कर रहा है, जो कि एससीओ, ब्रिक्स और अन्य जैसे कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूहों की तरह ही है। चीन और क्वाड ग्रुप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और चीन कई समूहों के सदस्य हैं। तो वहीं पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने की वकालत की है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाले जाने पर मोदी ने कि भारत किसी देश के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करता। पीएम ने कहा, मैं पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूज वीक को तरीके से इंटरव्यू देकर के अच्छे से सारी बातें बताई है। बहरहाल इन मुद्दों पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं आपसे सवाल है दोस्तों, इस इंटरव्यू को देखने के बाद और इन बातों को सुनने के बाद क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री ही होंगे अगले प्रधानमंत्री या फिर कोई और होगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं अगली खबर की बात करें, जहां कनाडा के चुनाव में भारत ने नहीं किया था हस्तक्षेप, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। ट्रूडो अब क्या कहेंगे बता दें। कनाडा के साल 2021 के चुनाव में भारतीय हस्तक्षेप के तथा कथित दावे को वहां के ही अधिकारियों ने नकार दिया है। इस मसले की जांच के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों ने एक गवाही के दौरान ये बात कही। कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि कनाडा के संघीय चुनाव में भारत की भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। 2021 के चुनाव की देख रेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने एक सार्वजनिक सुनवाई से पहले गवाही दी है। दरअसल कनाडाई सुरक्षा खुफिया एजेंसी यानी CSIS ने भारत और चीन पर कनाडा में होने वाले संघीय चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। एजेंसी ने कहा कि भारत सरकार के एक प्रॉक्सी एजेंट ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से जुड़ी गतिविधियों का अंजाम दिया। इस प्रॉक्सी एजेंट ने कुछ क्षेत्रों में भारत समर्थक उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया था। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस एजेंट का मानना था कि कुछ भारतीय मूल के मतदाता खालिस्तानी आंदोलन या पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखते हैं। ऐसे में इसने भारत समर्थक उम्मीदवारों के लिए काम किया है। अब ऐसे में जिस प्रकार से कनाडा के चुनाव में भारत हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और झूठी खबर कनाडा ने फैलाई, अब इस पर देखना ये होगा कि ट्रूडो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि भारत जवाब जरूर मांगेगा। अब ऐसे में पूरे तरीके से फंसते नजर आए हैं जस्टिन ट्रूडो। साथ ही साथ आपको बता दें, कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के VIP शौक परिवार संग लाहौर उतरने के लिए डाइवर्ट करा दी फ्लाइट, भड़के यात्री। जी हाँ, खाने के दांत और दिखाने के कुछ और। ये कहावत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। हाल ही में शहबाज शरीफ ने VIP कल्चर को खत्म करने की अपील करते हुए अपने कार्यक्रमों में रेड कारपेट न बिछाए जाने का ऐलान किया था।
हालांकि शहबाज का यह घोषणा बस दिखावा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुद सरकारी एयरलाइंस में वीआईपी ट्रीटमेंट लेते मिले हैं। सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ला रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट को इस्लामाबाद की जगह लाहौर के लिए मोड़ दिया गया। हैरानी की बात थी कि फ्लाइट में सैकड़ों यात्री और बैठे थे जिन्हें इस्लामाबाद जाना था, लेकिन शरीफ की सरकार में भला कौन उनकी सुनने वाला था। पाकिस्तानी मीडिया में बुधवार को इस घटना की जानकारी दी गई। पीआईए के एक प्रवक्ता ने डॉन अखबार को बताया कि जेद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान को लाहौर हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया। इस विमान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज सऊदी अरब की यात्रा से वापस आ रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 393 यात्रियों को ले जा रही उड़ान संख्या PK 842 को सोमवार रात 10:30 बजे इस्लामाबाद में उतरना था, लेकिन इसे यहां लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया, जहां यह विमान 9:25 पर उतरा, जिसके चलते इस्लामाबाद जाने वाले सैकड़ों अन्य यात्रियों को असुविधा हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर यात्री काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। ऐसे में खाने के दांत और शहबाज के दिखाने के दांत कुछ और ही है, और वाकई में ये कहावत पूरे तरीके से सटीक बैठ रहा है शहबाज शरीफ पर। बहरहाल अगली खबर बता दें, ईद से पहले इजराइल ने गाजा को दहलाया। ताजा हमले से फलस्तीनियों में चीख पुकार और मातम छाया। जी हाँ, गाजा में हमास इजराइल के बीच पिछले 6 महीनों से जारी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। सीज फायर के प्रस्ताव को लेकर इजराइल ने जहां एक तरफ साउथ गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाया, तो वहीं दूसरी तरफ राफा बॉर्डर पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने ईद से पहले गाजा के दीर अल बल्लाह और नुसरत शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ईद उल फितर से ठीक एक दिन पहले इजराइल द्वारा गाजा के शरणार्थी शिविरों पर किए गए हमले के चलते हर तरफ मातम पसरा हुआ है। गाजा में अस्पतालों के बाहर लोग रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, हमास नेता इस्माइल हनिया के 3 बेटों को इजराइल ने मार गिराया। एयर स्ट्राइक में उड़ाई उनकी कार, मौत की खबर पाकर सदमे में आया सरगना। जी हाँ, इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया के 3 बेटों की मौत हो गई। इसके अलावा उनके 2 पोते भी मारे गए हैं। ये हमला तब हुआ जब उनके तीनों बेटे कार से जा रहे थे। तो वहीं आपको बता दें, इस महीने पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, फिर होगा बड़ा ऐलान। दरअसल टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्हें भारत में निवेश और एक नई फैक्ट्री खोलने की अपनी योजना से संबंधित बात होने की उम्मीद है। राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में एलन मस्क भारत दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में एलन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो पहली बार एलन मस्क भारत आएंगे। एलन मस्क अपनी भारत यात्रा की घोषणा जल्द ही करेंगे। माना यह जा रहा है कि भारत दौरे पर एलन मस्क अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और भारत में इलेक्ट्रिक कार के प्लांट को लेकर ऐलान कर सकते हैं। भारतीय ग्राहक बेसब्री से टेस्ला कार का इंतजार कर रहे हैं। पहले यह बताया गया था कि टेस्ला के अधिकारियों के इस महीने भारत आने की उम्मीद है, ताकि वे टेस्ला प्लांट के लिए एक जगह देख सके। हालांकि अब एलन मस्क के खुद आने की बात सामने आई है। ऐसे में इस प्लांट के लिए लगभग $2 बिलियन के निवेश का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, कुछ दिन पहले यह भी बात सामने आई थी कि टेस्ला भारत में अपना परिचालन स्थापित करने के लिए एक स्थानीय भागीदार की तलाश कर रही है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ऑटो कंपनी यहां एक प्लांट के निर्माण के लिए रिलायंस के साथ एक संयुक्त कारोबार की संभावना की तलाश में है। टेस्ला के संभावित जगहों में गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई स्थान शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि सबसे महाराष्ट्र पसंदीदा जगहों में शामिल है। तो वहीं ऐसे में आप लोग एलन मस्क को भारत आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन को जवाब देने समंदर में उतरा जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार, उड़ेंगे F-35B जेट। दरअसल चीन की आक्रामक नीति के चलते दक्षिण पूर्वी एशिया में सैन्य समीकरण पूरी तरह बदलता जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पहली बार अपने पूर्ण विमान वाहक पोत के संचालन के करीब पहुंच गया है। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल ने सोमवार को अपने उन्नत हेलीकॉप्टर वाहक जहाज को का संशोधनों का पहला चरण पूरा होने के बाद अनावरण किया। ये जहाज को F-35B फाइटर जेट के संचालन में सक्षम होगा और जापान का पहला पूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। जापान का खुद को समुद्री शक्ति के रूप में फिर से तैयार करना दिखाता है कि अब पूर्वी चीन सागर में चीन की दादागिरी के दिन लदने वाले हैं। जी हाँ, इसके लिए ऑल द बेस्ट जापान अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत मालदीव में तनाव के बीच राष्ट्रपति मुइजू को प्रधानमंत्री मोदी ने ईद उल फितर की दी बधाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच बुधवार को मोहम्मद मुइजू को ईद की बधाई दी। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, वहां की सरकार और देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई दी और दोनों देशों के बीच पुराने समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम पारंपरिक उत्साह के
साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोग करुणा, भाईचारे और एकजुटता के उन मूल्यों को याद कर रहे हैं जो एक शांतिपूर्ण व समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी हम सभी इच्छा रखते हैं। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ सरकार और मालदीव गणराज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में पुराने समय से चले आ रहे भारत और मालदीव के साझा सांस्कृतिक व सभ्यतागत संबंधों पर भी प्रकाश डाला। ऐसे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुइज़ चीन समर्थक नेता है जो चाइना की ही तारीफ करते रहते हैं और चीन के ही इशारों पर चलते हुए ऐसे में भारत अपना कार्य कर रहा है। अब देखना ये होगा कि मुइज़ की गाड़ी किस ओर मुड़ती है और क्या मुइज़ पहले की सरकारों की तरह मालदीव को आगे लेकर जा पाते हैं या फिर चीन की चाल में फंसकर और गर्त में जाते हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर ईद उल फितर से पहले कराची की सड़कों पर उमड़ा पेशेवर भिखारियों का हुजूम रमजान के महीने में ही पहुंच गए थे 4 लाख। जी हां, पाकिस्तान में ईद उल फितर का त्योहार कल यानी 10 अप्रैल को मनाया गया। इस दौरान कराची में भिखारियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया चैनल जियो न्यूज के मुताबिक कराची के आसपास के गांवों और कस्बों से रमजान के महीने में भिखारियों का हुजूम शहर में आ गया। इसकी वजह से अपराध का आंकड़ा भी बढ़ गया है। कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल इमरान याकूब मिन्हास ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक हालात है। कराची में 3 लाख से 4 लाख की संख्या में पेशेवर भिखारियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये सभी ईद के मौके को भुनाने के लिए शहर आए हैं। जी हाँ, एआईजी मिन्हास के मुताबिक कराची पेशेवर भिखारियों और अपराधियों के लिए एक प्राइम स्पॉट बन गया है। अगर इस खबर को देखने के बाद शहबाज शरीफ की आंखें अब भी नहीं खुली हैं तो इससे बुरी बात और इससे शर्मनाक पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। वहीं अगली खबर बता दें आपको, जहां चीन के जख्मों पर नमक छिड़केगा अर्जेंटीना। पहले बीजिंग का JF-17 जेट ठुकराया, अब राष्ट्रपति उड़ाएंगे अमेरिकी विमान। जी हाँ, अर्जेंटीना ने पिछले दिनों अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी देकर चीन को बड़ा झटका दिया था। बीजिंग इस सौदे के लिए अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को बेचने में लगा हुआ था, लेकिन अर्जेंटीना ने उसे मंजूरी नहीं दी। अब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति इन फाइटर जेट के पहुंचने के पहले इसे उड़ाने वाले हैं। इस खबर के पहुंचने के बाद चीन को मिर्ची लगनी तय है। अर्जेंटीना की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जेवियर माइली अपने रक्षा मंत्री लुइस पेत्री के साथ डेनमार्क पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति वहां पहुंचकर F-16 सुपरसोनिक विमान में चढ़ेंगे। इसके अगले राष्ट्रपति माइली ने मेडिकल चेकअप कराया है। जी हां, साथ ही बता दें दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे ने बढ़ाई अमेरिकी एडमिरल की टेंशन। दरअसल अमेरिका, जापान, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा गत रविवार को दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन जल क्षेत्र में अपना पहला चौतरफा संयुक्त अभ्यास करने के बाद अमेरिकी हिंद प्रशांत कमांड के प्रमुख एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप के समीप फिलीपीन के बलों के प्रति चीन के आक्रामक रवैये को लेकर वो बेहद चिंतित है। चीनी तटरक्षकों की फिलीपीन के गश्ती जहाजों के साथ द्वीपीय देश के कब्जे वाले सेकंड थॉमस शॉल के समीप लगातार भिड़ंत होती है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने चीन के एक जहाज ने फिलीपीन के एक छोटे जहाज को टक्कर मार दी थी, जिससे उसके कई नाविक घायल हो गए थे। तो वहीं अगली खबर बता दें, ईद पर भी कश्मीर का राग छेड़ना नहीं भूला पाकिस्तान। जरदारी से लेकर शहबाज तक ने रोया कश्मीर का रोना। दरअसल ईद के मौके पर पाकिस्तानी हुक्मरान है जो इस मुबारक मौके पर भी कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से चूक नहीं रहे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद पर जनता के नाम अपने संदेश में भारत के कश्मीर को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस मौके पर हमें कश्मीरी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने गाजा और फलस्तीन के लोगों के प्रति भी एकजुटता दिखाई। ईद के मौके पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति कश्मीर को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं भूले। जरदारी ने पाकिस्तान का पुराना दुष्प्रचार दोहराते हुए कहा, इस खुशी के मौके पर हमें अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। तो वहीं इस मुद्दे पर शहबाज शरीफ भी पीछे नहीं रहे। शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर का रोना रोया। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे अपने फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों और बहनों को याद रखें जो कब्जे वाली ताकतों के सबसे बुरे अत्याचारों का सामना कर रहे हैं और ईद की खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। हम सभी अल्लाह से उनकी मुसीबतें कम करने की प्रार्थना करते हैं, जैसा बयान दिया शहबाज शरीफ ने। बहरहाल ईद के मौके पर मुबारकबाद दिया जाता है, एक दूसरे को एंजॉय किया जाता है, लेकिन इस मौके पर भी कश्मीर का राग अलापने से नहीं चुके शहबाज और पाकिस्तानी राष्ट्रपति। बहरहाल आपका जवाब देंगे एक भारतीय होने के नाते। शहबाज शरीफ और जरदारी को कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर श्रीलंका को रक्षा उपकरण देने पर समझौता कर सकता है अपना भारत, आखिर रिश्तों पर क्या कहा उच्चायुक्त ने। दरअसल आपको बता दें, भारत श्रीलंका रक्षा सेमिनार को संबोधित करते हुए श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह भारत और श्रीलंका सुरक्षा और रक्षा मामलों पर निकट सहयोग कर रहे हैं। भारत ने बुधवार को कहा कि वो श्रीलंका का सबसे पक्का दोस्त और भरोसेमंद भागीदार है और हमेशा रहेगा। भारत ने श्रीलंका जैसे करीबी
करीबी दोस्त देशों को आधुनिक रक्षा उपकरण देने की इच्छा जाहिर की है। संतोष झा ने कहा कि हमारे भौगोलिक स्थिति के कारण हमारी सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि पारंपरिक रूप से इससे जुड़े अर्थों की तुलना में इसने व्यापक अर्थ ले लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध में ऊर्जा, स्वास्थ्य, भोजन और आर्थिक सुरक्षा भी शामिल हो गई है। तो वहीं आपको बता दें, एआई से दुश्मनों को मिटाएगा अमेरिका। उड़ाने जा रहा दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट। जी हां, अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मनों को मिटाएगा। इसके लिए यूएस एयरफोर्स 1000 से अधिक ड्रोनों का बेड़ा तैयार कर रही है। इस खास बात यह है कि इस बेड़े में खतरनाक माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट भी शामिल है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का मद्दा रखते हैं। वायुसेना सचिव फ्रैंक कैडल ने अमेरिकी सीनेट को यह बड़ी जानकारी दी। तो वहीं बता दें, भारत के बाहर भी काम करती है मोदी की गारंटी। जयशंकर ने इजराइल यूक्रेन का नाम लेकर समझाया। दरअसल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी केवल भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी काम करती है। जयशंकर जी ने कहा कि मोदी की गारंटी भारत की सीमाओं से परे तक फैली हुई है। राजस्थान के बीकानेर में मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि हर कोई जानता है कि इस चुनाव में देश पीएम मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास दिखाएगा। अगर आप योजनाओं पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का एक रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, ऐसे में मोदी जी को लेकर आपकी क्या राय होगी, मोदी की गारंटी को लेकर इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, जहां पर अमेरिका में क्यों हो रही है भारतीय छात्रों की मौत, इस साल अब तक 11 की मौत की बड़ी खबर, जबकि अभी चौथा महीना ही पूरा होने जा रहा है, इतने में ही 11 भारतीयों की मौत की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। दावा है कि इस साल अब तक भारतीय मूल के कम से कम 11 छात्रों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को ही 25 साल के मोहम्मद अब्दुल अरफात अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में मृत पाए गए। अरफात क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स की पढ़ाई करने गए थे। ऐसे में अचानक बढ़ती घटनाओं से अमेरिका में रह रहे भारतीय और भारतवंशियों में डर का माहौल है। इस बीच फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज बोले तो FIIDS ने इन घटनाओं का विश्लेषण कर मौतों के संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश की है। जी हाँ, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से सिर्फ हत्या की कोशिश की गई थी वो भी कंफर्म नहीं था, किसने गुरपतवंत सिंह हत्या की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ तो 11 के 11 भारतीय लोगों के मौत की खबर है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कड़ा एक्शन लेना चाहिए अमेरिका पर, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जब हत्या की कोशिश पर ही अमेरिका भारत पर इतना दबाव डाल सकता है तो यहाँ तो खैर हमारे भारतीयों की जाने गई है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी भी कीमत पर अमेरिका को घसीटना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का है आरोप। दरअसल दिल्ली के एक वकील ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पत्र में वकील ने प्रधानमंत्री पर मोदी जी पर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में वकील ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदू देवी देवताओं और पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इससे पहले असम में नवांग निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलोई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मौजूदा चुनाव अभियान के दौरान सभी राशन कार्ड धारकों को पैसे की पेशकश करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। बहरहाल पीएम मोदी जी को लेकर जिस प्रकार से इस वकील ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आड़ में प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगाए हैं और केस दर्ज करवाया है, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कहीं ये विपक्ष का समर्थन तो नहीं? जो भी आपको लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, जेल में केजरीवाल, मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे आम आदमी पार्टी के मंत्री, क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली? बता दें क्या राजधानी दिल्ली एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। सीएम केजरीवाल कम से कम 15 अप्रैल तक तो जेल में ही रहेंगे, लेकिन केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में नया संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार के कामकाज की चर्चा को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। चिट्ठी में उपराज्यपाल ने लिखा कि इस बैठक में ना शामिल होने का जो कारण मंत्रियों को बताया है वो अस्पष्ट है और ये दिल्ली के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के प्रति गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता को दिखाता है। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर आप पार्टी पर उठाए सवाल। जी हाँ, एक तरफ जहां शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे है तो वहीं अब उनके साथी भी केजरीवाल से हाथ छुड़ाने लगे हैं। सामने आया है कि पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी
पार्टी से भी इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं। राजकुमार आनंद ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव की औरंगाबाद रैली में टूटी कुर्सियां, आरजेडी की टी शर्ट लूटने लगे लोग, मची अफरा तफरी। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। आरबीआर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित इस जनसभा में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी साथ थे। तेजस्वी यादव जब मंच पर पहुंचे तभी अफरा तफरी मच गई। मंच के नजदीक जाने की होड़ में सैकड़ों कुर्सियां टूट गई। इसके बाद कुछ समय तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के जाते ही वहां पहुंची भीड़ मंच पर चढ़ गई। इस दौरान वहां रखे आरजेडी के टी शर्ट लूटने की होड़ मच गई। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि टी शर्ट लूटने की यह होड़ तब तक मची रही जब तक सभी टी शर्ट खत्म नहीं हो गए। कटर में बांध कर रखे गए सभी टी शर्ट को देखते ही देखते लोगों ने लूट लिया। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीका है टी शर्ट बांट करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का? बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर बताएगा कमेंट में लिखकर। अगली खबर बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। ईडी द्वारा कुर्क प्रॉपर्टी को कोर्ट ने ठहराया सही 752 करोड़ है इसकी कीमत। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली आ रही हैं। निर्णायक प्राधिकरण यानी एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ईडी द्वारा एजेएल की कुर्क की गई प्रॉपर्टीज को सही ठहराया है। ईडी ने इस मामले में करीब 750 करोड़ रुपए की एजेएल प्रॉपर्टी कुर्क की थी। बता दें कि इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। पीएमएलए एक्ट के तहत पिछले साल ही ईडी ने एजेएल की प्रॉपर्टी सीज की थी। कोर्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी ईडी की इस कार्रवाई को सही माना है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडियन की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली थी। जी हाँ, ऐसे में इनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं आपको बता दें, 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी को जीतनी होंगी ये 32 सीटें। नेहरू का ये रिकॉर्ड हो सकता है ब्रेक। जी हाँ, लोकसभा चुनावों का बिगल बच चुका है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं जो 1 जून तक चलेंगे। इन चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार चुनावों में जीत हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी तीसरी बार भी लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो पीएम मोदी देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जिसमें उन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते थे। नेहरू ने 1951, 52, 1957, 1962 में लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते थे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी आरएसएस से जुड़े संगठनों से सैनिक स्कूलों का समझौता। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई आवाज। दरअसल कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सैनिक स्कूलों के निजीकरण संबंधित कदम को वापस ले लिया जाए और इस नीति को रद्द कर दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि सशस्त्र बलों एवं उससे संबंधित संस्थाओं को हमेशा राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा गया, लेकिन अब इसके उलट प्रयास हो रहे हैं। खड़गे ने अपने पत्र में कहा, आप जानती हैं कि भारतीय लोकतंत्र ने पारंपरिक रूप से हमारे सशस्त्र बलों को किसी भी दलीय राजनीति से दूर रखा। अतीत में सरकारों ने सशस्त्र बलों और उसके सहयोगी संस्थानों को विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की छाया से दूर रखा है। तो वहीं आपको बता दें, फैमिली पार्टी का एक ही एजेंडा, झूठ बोलकर सत्ता में बने रहो। कोयम्बटूर में पीएम मोदी का डीएमके पर बड़ा हमला। जी हाँ, लोकसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर पीएम मोदी ताबड़तोड़ दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे बुधवार को तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने कोयम्बटूर में एक चुनावी सभा में संबोधन दिया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि फैमिली पार्टियों को लगता है कि इनके बेटे बेटियों के अलावा कोई गरीब आदिवासी बड़े पद पर बैठ नहीं सकता, लेकिन बीजेपी ने पहली बार एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया और उस समय भी इंडी अलायंस वालों ने उनका घोर विरोध किया था। कोयम्बटूर के मेट्टुपालयम में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने डीएमके के साथ कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूँ, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। नए संसद भवन में तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल की स्थापना होती है, डीएमके उसका बहिष्कार करती है। ये सारी बातें पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए डीएमके पर कही है। तो वहीं आपको बता दें, भोजपुरी स्टार सुपरस्टार पवन सिंह ने की घोषणा, बिहार के इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, भोजपुरी का सुपरस्टार पवन सिंह ने कल यानी बुधवार को घोषणा की है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कहा कि माता गुरुतरा भूमेरु अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव जरूर लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। उन्होंने आखिरी में लिखा, जय माता दी। इससे पहले उन्हें बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल
कमल से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टिकट दिया था। बहरहाल क्या लगता है आपको, क्या भोजपुरी सुपरस्टार ये पवन सिंह कमाल दिखा पाएंगे चुनाव में या नहीं? जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।